उनको हम अपना नमन करते हैं, शीश अर्पित करते हैं। और हमारे बीच श्री सत्य प्रकाश ठाकुर जी, जो हमारे कुल्लू जिला के पूर्व में मंत्री रहे हैं प्रदेश के और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, श्री चेतराम जी, श्री विजय चौहान जी, श्री महेंद्र जी, श्री विकास काल्टा जी, जो हमारे ऑब्जर्वर है, यहाँ के स्थानीय हमारी जिला परिषद की सदस्य सांची वार्ड की मैडम श्रीमती हेमा देवी जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। स्थानीय जो हमारे यहाँ के पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, ग्राम पंचायत के प्रधानगण हैं और आप सभी जो महिलाएं हमारी बहनें यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और मंडी के साथ उनका एक शुरुआती रिश्ता था। क्योंकि अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, जो हमारे नौजवान हैं उनको तो शायद मालूम इतना नहीं होगा, मगर जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं उनको ये बात जरूर मालूम होगी कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने जब पहली बार और दूसरी बार चुनाव लड़ा 1962 में महासू से लड़ा और 1966 में मंडी संसदीय क्षेत्र से लड़ा और बहुत विपरीत परिस्थितियों में ये चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लड़ा गया और 26 साल की उम्र में वो यहाँ से सांसद बनकर दिल्ली के अंदर गए। पंडित नेहरू उस समय प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके आशीर्वाद से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की आवाज को वहां पे उठाना बुलंद किया। उस समय तो एक पूरा प्रदेश भी नहीं हुआ करता था, बीच में टेरिटोरियल काउंसिल बना, फिर से पूरा हमारा पुनर्राज्य जो है 1972 में पूर्ण राज्यत्व का हमें दर्जा मिला। और उसमें भी बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो रहा था और हिमाचल प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र होने हैं, इसके बारे में लोकसभा के अंदर चर्चा हो रही थी, विचार विमर्श हो रहा था। तो पहले ये निर्णय लिया गया कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मात्र 48 सीटें हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी। मगर राजा वीरभद्र सिंह जी ने उस समय सांसद रहते हुए यहाँ की आवाज को मजबूत किया और कहा कि हमारा जो इलाका है हिमाचल प्रदेश का बहुत दुर्गम क्षेत्र है। अगर इतने बड़े बड़े हमारे विधानसभा के हलके होंगे तो एक व्यक्ति को जो विधायक बनेगा या मंत्री बनेगा उसे अपने पूरे इलाके में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने इस आवाज को बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा में रखा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश को 68 यानी 68 विधानसभा क्षेत्र मिले और हिमाचल प्रदेश का एक पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की वजह से हिमाचल प्रदेश को जो है वो मिला। और आज हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत लंबा सफर तय कर आज यहाँ बुजुर्गों को पता होगा, नौजवान हमारे जैसे युवाओं को तो सिर्फ इतिहास में किताबों में ही ये बातें हमने सुनी है, मगर बुजुर्गों को ये बात पता है कि हर सड़क में गांव-गांव जाकर यहाँ पे
मात्र 200 किलोमीटर स्क्वायर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ करती थी। आज भाजपा की सरकार ये कहती है, आज भाजपा की ये सरकार कहती है कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। तो 200 किलोमीटर सड़कों से 200 स्क्वायर किलोमीटर सड़क जो हिमाचल प्रदेश के अंदर थी 1971 में, 1972 में, उससे आज 40,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें अगर कैसे पहुंच गई, ये राजा वीरभद्र सिंह जी और उसके पहले डॉक्टर यशवंत परमार, उसके पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे ठाकुर रामलाल जी, उनके नेतृत्व में ये कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए, जिसकी वजह से आज गांव-गांव तक आज 7,000 पंचायतें हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हर पंचायत में आज सड़क मार्ग जो है अगर वो पहुंच पाई। बिजली की बात करी जाती है, बिजली हिमाचल प्रदेश में 1988 में 1968 में हर गांव तक बिजली का लट्टू अगर किसी सरकार ने पहुंचाया, पहला राज्य प्रदेश के अंदर बना जहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुई एज फार एंड लॉन्ग बैक एज 1988, वो हिमाचल प्रदेश था जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने कर दिखाया। तो ये बातें मैं आज आप लोगों के बीच में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज भाजपा जहां पर भी जाते हैं, भाजपा के नेता मंच के माध्यम से ये कहते हैं कि कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले तो मैं जो हमारे बड़े भाई हैं और यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, माननीय विधायक और यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले तक जब तक चुनाव घोषित नहीं हुए थे तब तक वो पूरे प्रदेश में कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह सरकार ने बहुत काम किया और वीरभद्र सिंह जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। मगर जिस दिन प्रतिभा सिंह जी का नाम घोषित हुआ और प्रतिभा सिंह जी को कैंडिडेट बनाया, तब से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और वीरभद्र सिंह सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि आप मन बना ले कि वीरभद्र सिंह जी ने काम किया या काम नहीं किया। ये प्रदेश की जनता इस चीज को तय करेगी। मेरा तो ये मानना है और मैं सच में एक दिल से आपसे बात कर रहा हूं कि काम सब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकारों में काम नहीं हुआ, उन्होंने भी प्रयास किया, उनसे जितना हो सका उनकी सरकारों में भी काम हुआ। मगर ये कहना कि कांग्रेस की सरकार में कोई कार्य ही नहीं हुआ, कि वीरभद्र सिंह सरकार में कोई कार्य ही नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ एक खिलवाड़ है। क्योंकि सरकारें जो होती है वो एक कंटिन्यूटी में चलती है। किसी की भी सरकार बने, उनका वो दायित्व होता है कि जो पूर्व सरकार द्वारा विकास के कार्य करवाए गए हो उनको आगे ले जाना वर्तमान सरकार का दायित्व होता है। और इतिहास इस बात का गवाह है, यहाँ के जितने देवी देवता है वो इस बात के गवाह है, यहाँ के लोग इस बात के गवाह है कि अगर सिलवार विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 98% आपके शिक्षा संस्थान और 95% आपके स्वास्थ्य के जो संस्थान हैं, अगर वो किसी ने खुलवाए, किसी ने अपग्रेड किए, आपको 2-2 डिग्री कॉलेजेस अगर सिराज के अंदर दिए गए, आपको 3 डिग्री कॉलेजेस अगर सिराज के अंदर दिए गए, सब डिवीजन अगर आपको जंजैली के अंदर दिया गया, आपको अगर सब तहसील जो है वो छतरी के अंदर दी गई, तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके के लिए तो मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बेशक यहाँ से मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनका दिल से सम्मान भी करते हैं और अच्छी बात है कि इस इलाके को एक मुख्यमंत्री मिला है। मगर आज का जो ये चुनाव है, ये चुनाव कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। और मेरा
आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी ये संदेश मैं देना चाहूंगा कि आप इन चुनावों को व्यक्तिगत रूप से ना लड़े। इन चुनावों को आप अपनी प्रतिष्ठा की सवाल ना बनाए। और जहां पे ये नारा दिया जा रहा है कि ये चुनाव जयराम जी लड़ रहे हैं, जयराम जी के नाम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़ा जाना चाहिए, महंगाई के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ये चुनाव बेरोजगारी के ऊपर लड़ा जाना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई इंसान आपके मुद्दों से बड़ा हो सकता है? आपके कठिनाइयों से बड़ा हो सकता है? आपकी परेशानियों से बड़ा हो सकता है? कोई व्यक्ति बड़ा है या आपके मुद्दे बड़े हैं? मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं। हम उनका सम्मान करते हैं, वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने क्या कार्य किया क्या नहीं किया वो दूसरी बात है, उस पर भी हमारी प्रतिक्रिया हमने बेबाक तरीके से विधानसभा के अंदर भी रखी है, विधानसभा के बाहर भी रखेंगे। तथ्यों के ऊपर हम बोलने पे विश्वास रखते हैं। हमने कभी भी निजी आलोचना करने का किसी का विश्वास नहीं रखा है, मगर तथ्यों के ऊपर अगर ये सरकार कार्य नहीं करेगी हम इसकी आलोचना करेंगे, अगर अच्छा कार्य करेंगे हम इनका समर्थन भी करेंगे। ये बात मैं आज यहाँ पे जो है वो साफ कर देना चाहता हूँ। महंगाई आज एक ऐसा मुद्दा है जो हर व्यक्ति को छू रहा है। यहाँ पे जितनी हमारी महिलाएं बैठी हैं, क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई आज जो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है, पहले जो 400 रुपए का हुआ करता था, आज आपकी रसोई के अंदर आग लगा दी है, क्या ये चुनावी मुद्दा है या नहीं है? अगर है तो हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि ये चुनावों का मुद्दा है कि नहीं है? हाथ खड़ा करिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव का मुद्दा है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? जोर से बोलिए, जयराम जी को सुनाई देना चाहिए। बोलिए कि बढ़ती महंगाई और गैस का चूल्हा हमारा मुद्दा है। आप बोलिए जोर से। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज लोगों को छू रहा है। तो आज जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी जा रही है, आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के क्या दाम है आप मुझे बताइए। पेट्रोल कितने का है? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। और डीजल कितने का है? 92 का है। आपके जेब में छेद हुआ है कि नहीं हुआ है? ये बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काला धन के बारे में बात की गई, कितनी महिलाओं ने सच सच बोलना, और पहाड़ की महिलाएं सच बोलती है हमेशा। कितनी महिलाओं ने नोटबंदी के पहले अपने घरों में अपने पतियों से पैसा छुपा के थोड़ा थोड़ा पैसा रखा हुआ था? सच सच बोलिए, कितनी महिलाओं ने रखा हुआ था? रखा था कि नहीं रखा था? रखा हुआ था। वो पैसा बैंकों में जमा करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। 15 लाख रुपए हर खाते में आया कि नहीं आया? आप बताइए, आया नहीं आया? तो ये सरकार के हाल है। महंगाई आज चरम सीमा के ऊपर है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इस चुनाव को व्यक्तिगत चुनाव में ना बदलिए। कल को ऐसा ना हो कि जब जिला परिषद के चुनाव हो रहे होंगे तब आप जिला परिषद के चुनाव में उतर जाएंगे, प्रधानों के चुनाव में उतर जाएंगे। उतर गए हुए हैं। तो ऐसी चीजें शोभा नहीं देती है। मुख्यमंत्री जी की एक गरिमा होती है। राजा साहब भी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कभी भी इन चुनावों में, छोटे चुनावों में जाकर जो है वो पार्टीबाजी को नहीं फैलाया। जो जीत कर आ गया वो हमारा है, ये सोच होनी चाहिए और इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए कर रहा हूं कि हमको एक बड़ी सोच रखनी है।
हमको प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है ये सोच रखनी है। हमने महंगाई को कैसे जो है उसको रोकना है वो सोच रखनी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रतिभा सिंह जी जब यहां से जीत कर जाएंगी तो भाजपा वाले कहते हैं कि एक औरत क्या कर लेंगी, वहां पे जाकर सरकार तो हमारी है। क्या रातों रात पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? क्या रातों रात एलपीजी के दाम कम हो जाएंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप प्रतिभा सिंह जी को कम ना आंकिए। वो मजबूती के साथ आपकी आवाज को मोदी जी के समक्ष रखेंगी। बेशक सरकार भाजपा की है, मगर कम से कम जो असली पिक्चर धरातल की है वो ही मोदी जी के समक्ष रखी जाएगी। वरना मोदी जी हमेशा जब हिमाचल में आते हैं सेपू बड़ी के बारे में तो बात कर देते हैं, मगर महंगाई जो आज चरम सीमा पे है, जो आर्थिक नीतियों का बेड़ा गर्क आज इस हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया हुआ है, आज जो 60,000 का ऋण हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आप लोगों के ऊपर थोपा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। तो कम से कम एक मजबूत आवाज, एक सशक्त आवाज सिराज विधानसभा क्षेत्र से, मंडी से, बल से, जोगिंदर नगर से और कुल्लू से जो है वो लोकसभा के अंदर जाएगी और मोदी जी को पता चलेगा कि सब चंगा नहीं है, महंगाई है, महंगाई से हमारे लोग जो है वो परेशान है, हताश है। कोविड काल में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, 2,500 लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में अपनी जान खोई। मैं तो जानकर हैरान हो गया। मैंने तो सुना था, मुझे लगा था कि पहले तो मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे लगा ये आंकड़े सही नहीं है। विधानसभा में सरकार का जवाब आया कि करीबन 800 युवाओं ने कोरोना काल में आत्महत्या की, क्योंकि कई आर्थिक रूप से तंगी की वजह से परेशान थे, कई जो है उनकी नौकरियां चलेगी उसकी वजह से परेशान थे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये निवेदन है कि हमने ये लड़ाई प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के खिलाफ लड़नी है। प्रदेश की महिलाएं जो आज महंगाई से जिनका जीना हराम हो गया है, उनके लिए ये लड़ाई लड़नी है। और खास रूप से राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो विकास कार्य सिराज निर्वाचन क्षेत्र में किए हैं, उनके लिए आप लोगों ने उसे याद करते हुए रानी प्रतिभा सिंह जी को यहां से भारी मतों से जिताकर जो है वो दिल्ली भेजना है। बाकी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर मेरे पिताजी का जो अटूट प्रेम और एक अपनापन आप लोगों के साथ था, उनका सपुत्र होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों के साथ वही रिश्ता, वही प्यार, वही अटूट धागा हमेशा बना रहेगा। इस चीज का मैं आपको एक राजपूत का वचन जो है आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव लोकसभा के हैं, इनको आप मुद्दों के ऊपर लड़िए। और जो लोग आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, आज जो नारा दिया जा रहा है कि राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, कारगिल युद्ध के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं आपसे एक बारी फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या ये चुनाव कारगिल युद्ध के ऊपर लड़ा जाना चाहिए, जिसमें भारतीय सेना के लोग थे, किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं थे, या ये चुनाव महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर लड़ा जाना चाहिए? ये निर्णय आप लोगों ने लेना है, ये निर्णय प्रदेश की जनता ने लेना है। ये लोग, भाजपा के लोग, जब इनके पास बेरोजगारी का, बढ़ती महंगाई का कोई जवाब नहीं है, तब जनता का ध्यान गुमराह करने के लिए कभी राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, कभी पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, कभी कारगिल का नारा लगाते हैं, कभी जो है हिंदू पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं। मैं उनको ये पूछना चाहूंगा, और
तथ्य इस बात के गवाह है कि अगर देश के अंदर पहला राज्य जहां पे धर्मांतरण का कानून लाया गया, हिंदू समाज की रक्षा के लिए अगर किसी ने सोच रखी और कानून लेकर आया तो वो राजा वीरभद्र सिंह जी था, जिसने 2003 की सरकार में धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लाया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर अपना धर्म किसी लोग या किसी दबाव की वजह से कोई बदला जा रहा है तो उसके लिए उनको मैजिस्ट्रेट के पास जो है एफिडेविट देकर, हलफनामा देकर ये कारण बताना होगा कि क्यों आपका धर्म का जो है वो परिवर्तन हो रहा है। जिसके लिए आरएसएस के लोगों ने, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया। कितने मंदिरों के निर्माण के लिए, कितने मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए आपके कुल्लू में देव समाज के देव सदन के निर्माण के लिए, वहां पे मंदिरों के जो है आपके नजराना देने के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी ने प्रथा शुरू करी। आज इस सरकार ने वो जो नजराना देवी देवताओं को दिया जाता है उसे भी बंद कर दिया। जब हमने ये मुद्दा अभी उठाया बड़े जोर शोर से, वहां के लोगों ने उठाया, अब जाकर उनको जो है इसको बहाल करना पड़ा और तब जाकर जो है ये बहाल कर इन्होंने ये नजराना फिर से देने का हिदायत सरकार ने शुरू करी। तो मैं ये अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कृपया करके इस तरीके के जो ये लोग एक जाल बुनने की कोशिश करते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं, कारगिल के बारे में बात करेंगे, पुलवामा अटैक के बारे में बात करेंगे और युद्धों के बारे में बात करेंगे। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि पूर्व सैनिकों का अगर कोई हितैषी कोई सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी। कॉर्पोरेशन, आपका पूर्व सैनिकों के लिए कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में किसने बनाया? राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने बनाया। उनके लिए जो आपके जितने सीमेंट प्लांट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें 50% का कोटा टिप्पर का, ट्रकों का अगर पूर्व सैनिकों के परिवार के लिए किसी ने रखा तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने रखा। मगर हमने कभी सेना का राजनीतिकरण करने में विश्वास नहीं रखा है। हमने हमेशा सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र नारा देकर उनके विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि राजा वीरभद्र सिंह जी का जो रिश्ता मंडी जिला से शुरू हुआ था, वो समय हुआ था जब वो 26 साल के यहाँ से सांसद बने थे। आज 32 वर्ष में मैं आपसे और यहाँ के युवाओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके साथ मैं एक अटूट रिश्ते के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी ओर से एक कदम उठाएंगे, विक्रमादित्य सिंह अपनी ओर से 2 कदम उठाकर आपके साथ हमेशा आगे चलेगा। इसका पूरा विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।